साथियों, आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो कि एसिड अटैक की पीड़िता से संबंधित है लेकर के आए हुए हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, मामला है लक्ष्मी बनाम भारत संघ, संदर्भ है 2014 2014 SCC 2427। निर्णय हुआ है 10 अप्रैल 2015 को। पीड़िता जिसके साथ एसिड अटैक की घटना हुई है, पीड़िता जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष थी। उस पर एसिड अटैक हुआ है। क्या हुआ था? एसिड अटैक हुआ है और उसने जनहित याचिका दायर की थी। जो पीड़िता है उसकी तरफ से जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। किसके द्वारा? एक 15 वर्ष की पीड़िता है एसिड अटैक की। जो पीड़िता है एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी और एक सेल्समैन के तौर पर अंशकालिक नौकरी करके अपने माता पिता की मदद करती थी। साथियों, मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी और एक सेल्समैन के रूप में बुक सेलर के यहां सेल्समैन का काम करके माता पिता की देखरेख या माता पिता की मदद करती थी। 22 अप्रैल 2005 घटना कब की है? 22 अप्रैल 2005 के दुखद दिन पर उसके दो परिचित उससे मिलने आए। पीड़िता से दो परिचित मिलने आए। कब मिलने आए? 22 अप्रैल 2005 को। उन्होंने उस पर एसिड डाल दिया। जो दो परिचित आए थे, इन्होंने क्या किया? पीड़िता पर एसिड डाल दिया। क्या कर दिया? पीड़िता पर एसिड डाल दिया। पीड़िता चीखी चिल्लाई। पीड़िता की चीख पुकार सुन के भीड़ एकत्रित हो गई। क्या हो गई? भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन किसी ने मदद की कोशिश नहीं की। मतलब पीड़िता की किसी भीड़ इकट्ठी हो गई लेकिन किसी ने मदद नहीं की। क्या नहीं की? मदद नहीं की। उसके बाद पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया। साथियों, इस प्रकार की जो घटना घटित हुई थी, बेरहमी से एसिड अटैक हुआ, उस पीड़िता की चीख निकल पड़ी। उसकी चीख पुकार सुन के भीड़ इकट्ठी हो गई लेकिन भीड़ ने मदद नहीं की। उसके बाद पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया। किस हॉस्पिटल? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। क्या हुआ? इलाज हुआ। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो पीड़िता है, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो पीड़िता है, पीड़िता के चेहरे, छाती, आंखों, अग्रभाग पर एसिड अटैक हुआ था और यह लगभग 25% जल चुका है। कितना? 25% एसिड के छाले थे। फिर उसने पीड़िता ने, जब पीड़िता को होश आया, होश आने पे पीड़िता ने बताया कि नईम खान, गुड्डू और राखी उसकी भाभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन जिम्मेदार हैं? गुड्डू उर्फ नईम खान और उसकी भाभी राखी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। गुड्डू उर्फ नईम खान और भाभी राखी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके पारिवारिक मित्र नईम खान ने उससे शादी करने के लिए कहा था। जो पारिवारिक मित्र हैं, मित्र नईम खान हैं,
उससे शादी के लिए कहा था, शादी करने के लिए। लेकिन उसने उसके प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। यानी जो शादी का प्रस्ताव था, पीड़िता ने मना कर दिया था, शादी करने से क्या कर दिया था, शादी से इंकार कर दिया था। किसने कर दिया था? पीड़िता ने। जब इंकार कर दिया तो फिर इस घटना को अभियुक्त के द्वारा अंजाम दिया गया था। साथियों, इस संबंध में दिल्ली जिला न्यायालय ने क्या कहा? दिल्ली सत्र न्यायालय ने आरोपी और सह आरोपी को, दिल्ली सत्र न्यायालय आरोपी और सह आरोपी, जो आरोपी और सह आरोपी हैं, इनको आईपीसी की धारा 307 और 120 बी के तहत दोषी ठहराया। क्या ठहराया? दोषी ठहराया गया। इसके बाद जो आरोपी हैं, आरोपी ने विचारण न्यायालय के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। जो आरोपी हैं, आरोपी कौन है? नईम उर्फ गुड्डू और इसकी भाभी राखी, इनके द्वारा अपील की गई। कहां अपील की गई? दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की गई। अब यहां पर भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि की। विचारण न्यायालय का जो फैसला था उसकी पुष्टि की और फैसलों को बरकरार रखा, यानी सजा बरकरार रखी। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 357(1)B, इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 357(1)B ने आरोपी को पीड़ित को कुल 3 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश भी दिया। कितना? 3 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश और दे दिया। जो सजा थी, ठीक है, सजा के साथ में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अभियुक्त आरोपी है उसको आदेश दिया कि पीड़िता को 3 लाख रुपए हर्जाने के रूप में दिए जाएं। क्या किया जाए? पीड़िता को 3 लाख रुपए हर्जाने के रूप में दिया जाए। साथियों, उसके बाद पीड़िता ने एसिड अटैक पीड़ितों की पीड़ा को उजागर करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका प्रस्तुत की। साथियों, जो पीड़िता है, पीड़िता ने, चूंकि उस समय कई प्रकार की एसिड अटैक की घटनाएं घटित हुई थीं, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थीं, तो जो पीड़िता है, पीड़िता ने इस प्रकार की एसिड अटैक की घटनाएं ना घटित हों, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, किसने? पीड़िता ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता ने जनहित याचिका दायर की। किसके द्वारा? पीड़िता के द्वारा जनहित याचिका दायर की। एसिड अटैक के कई कारण हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में शादी के लिए राजी ना होना, जो जनहित याचिका दायर की गई थी, इसलिए दायर की गई थी क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। उन घटनाओं को रोकने के लिए जनहित याचिका पीड़िता के द्वारा दायर की गई थी। साथियों, जो एसिड अटैक की घटनाएं हैं, जो एसिड अटैक के कई कारण थे जिनके कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, उसका कारण पहला यही था कि शादी से इंकार करना। शादी से इंकार, अगर किसी लड़की ने शादी से इंकार कर दिया तो उसके ऊपर एसिड अटैक अभियुक्त कर देता था, या फिर उसके साथ संबंध स्थापित नहीं किए, संबंध स्थापित करने से मना कर दिया तो भी इस प्रकार की घटनाएं करते थे। साथ ही साथ दहेज के मामले भी
सम्मिलित हैं। दहेज के मामलों में भी एसिड अटैक हुआ है। इन जनहित याचिकाओं को दायर करने का मुख्य उद्देश्य एसिड की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। एसिड हमलों को नियंत्रित करने वाले सख्त नियम और बेहतर प्रतिपूर्ति संरचना स्थापित करना है। साथियों, जो घटनाएं हो रही थी एसिड अटैक की, अगर इस प्रकार से कानून बन जाए कि एसिड आसानी से किसी को मिले ही ना, एसिड की बिक्री ही बंद हो जाए, तो जब एसिड किसी को मिलेगा ही नहीं तो फिर इस प्रकार की एसिड अटैक की घटनाएं भी बंद हो जाएंगी। तो जनहित याचिका में मांग की गई, क्या मांग की गई जनहित याचिका में, कि एसिड की बिक्री, जो एसिड की बिक्री है उस पर, एसिड की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। जो जनहित याचिका थी इसका मेन उद्देश्य था कि पूरी तरीके से एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना और कड़े नियम बनाए जाएं, जिससे कि अपराधी भयभीत हो, उस बारे में सोचे भी ना। तो इस प्रकार से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधियों या आपराधिक न्याय प्रणाली, जो भी अपराधी हैं, इस प्रकार के अपराध करने से 100 बार सोचें। मतलब यह हुआ कि जो आईपीसी है, चूंकि अब तो नया कानून लागू हो चुका है, चूंकि मामला उस समय का है जब आईपीसी प्रचलन में थी, तो मुद्दा यह भी उठा कि आईपीसी और सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपराधिक न्याय प्रणाली एसिड हमले को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दे और हमले के अपराधी को कड़ी सजा मिले। एसिड की बिक्री खरीद पर रोक लगाने के लिए, एसिड की बिक्री खरीद पर रोक लगाने के लिए नियम बनाना और पीड़िता को पुनर्वास के साथ साथ मुआवजा प्रदान करना। जो पीड़िता है, पीड़िता को पुनर्वास के साथ साथ मुआवजा क्या करना, पुनर्वास के साथ साथ मुआवजा प्रदान करना, पुनर्वास के साथ साथ मुआवजा प्रदान करना। साथियों, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है वो हम आपको बताएंगे। ये जनहित याचिका थी और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही थी, इन घटनाओं को रोकना भी बहुत जरूरी था। क्या था? इस प्रकार की घटनाओं को रोकना भी बहुत जरूरी था। इसके परिणाम स्वरूप जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानूनों में परिवर्तन हुए। क्या हुए? कानूनों में परिवर्तन हुए, संशोधन हुआ। क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। साथियों, आईपीसी की धारा, आईपीसी में 326 ए, 326 बी, जो आईपीसी है भारतीय दंड संहिता, उसमें धारा 326 ए और 326 बी जो विशेष रूप से एसिड हमले के अपराध को संबोधित करती हैं, धारा जोड़ी गई। आईपीसी में धाराएं जोड़ी गई, संशोधन हुआ जो कि एसिड से संबंधित हैं, जोड़ी गई। वर्तमान में 326 ए बीएनएस में, जो बीएनएस है, बीएनएस की धारा 124(1) और 124(2) में वर्णित है। इसका मतलब क्या है? अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति करना, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा उपहति कारित करना, दोनों धाराएं एसिड से संबंधित हैं। संशोधन हुआ। क्या हुआ? आईपीसी में संशोधन हुआ। उसके बाद क्या होता है? सीआरपीसी की धारा, जो सीआरपीसी में भी संशोधन हुआ। धारा 357 बी, सीआरपीसी में क्या हुआ? 357 बी को शामिल करने के लिए बदल दिया गया। सीआरपीसी में भी संशोधन हुआ। यानी कि यह सुनिश्चित किया गया है कि पीड़िता, जो कि आईपीसी की धारा 326
ए, 326 बी और 376 डी के तहत आवश्यक दंड के अलावा प्रतिपूर्ति मिलेगी। मतलब 376 डी यानी जो संशोधन हुआ था सामूहिक बलात्कार, उसमें भी प्रतिपूर्ति मिलेगी। धारा 357 ए, सीआरपीसी की धारा 357 ए पीड़ित मुआवजा कार्यक्रम व्याख्या करती है। धारा 114 बी जो आईपीसी की धारा 326 ए के तहत अपराधी के उद्देश्य और ज्ञान का वर्णन करती है, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया। यानी 114 बी को साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 114 बी को साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया। सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के अनुसार पीड़ित को कम से कम 3 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम कितना? 3 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। पीड़िता को कितना मिलना चाहिए? कम से कम 3 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि साथ ही साथ मुआवजा देने के लिए सुसंगत तरीका भी तय किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी सुविधा, यहां तक कि निजी अस्पताल भी पीड़ित को चिकित्सा सेवा देने से मना नहीं कर सकता। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि चाहे वो निजी हॉस्पिटल क्यों ना हो, अगर इस प्रकार की पीड़िता निजी हॉस्पिटल में पहुंच रही है तो इलाज करने से मना नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? इलाज करने से मना नहीं करेंगे कोई भी हॉस्पिटल। साथियों, उसके बाद जब अस्पतालों में उपकरण की कमी हो तो पीड़ित को उचित अस्पताल में भेजने से पहले प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए। मान लीजिए ऐसे हॉस्पिटल में पीड़िता पहुंच गई जहां पर इस प्रकार के उपचार के संसाधन नहीं है, तो प्राथमिक उपचार करके उसको उस हॉस्पिटल में भेजना चाहिए जहां उसको बेहतर उपचार मिल सके। इसके साथ ही साथ एसिड की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध, पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ित को न्याय दिलाने में सहायता के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। क्या की गई? एक प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। तो साथियों, इस प्रकार से इसमें संशोधन हुआ। भारतीय न्याय संहिता 124(1), 124(2) में जो प्रावधान है, इस संबंध में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। जिन साथियों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे पुराने वीडियो चैनल में जाकर के देख सकते हैं। उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से एक ऐसा निर्णय था जिसमें जनहित याचिका दायर की गई थी एसिड अडिक्ट पीड़िता की ओर से, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि एसिड की बिक्री पर रोक लगे और मुआवजे के लिए एक अलग से प्राधिकरण की स्थापना की गई। साथ में अगर हम देखें इस जजमेंट का क्या निष्कर्ष निकलता है, तो साथियों, लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य का मामला शिक्षा से लेकर सख्त कानूनों के लागू होने तक समाज में एक मानक बन गया है। इसका लक्ष्य महिलाओं को अहंकारी पुरुषों से बचाना है। जो ये जजमेंट है, इसका जो उद्देश्य है, जो अहंकारी पुरुष है उनसे बचाना है महिलाओं को। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों को बदनाम करने की हद तक जो अहंकारी मनुष्य हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाता है। एसिड हमलों को जघन्य अपराध घोषित करके और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए संघीय और राज्य सरकारों को जवाबदेह ठहराकर 2013 के आपराधिक संशोधन अधिनियम में समाज में एक अच्छा बदलाव लाया है। मतलब इसमें एक संशोधन हुआ कि जो पीड़िता है, पीड़िता का पुनर्वास किया जाएगा और उसका मुआवजा उसको दिलाया जाएगा। साथ ही साथ न्यायपालिका द्वारा मुफ्त चिकित्सा सेवा लागू करने से पीड़िता और उसके परिवार के प्रति उसकी वास्तविक चिंता और सहानुभूति प्रदर्शित हुई। मुख्य मुद्दा एसिड हमलों को रोकने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की प्राधिकरण की क्षमता है, जिसके लिए एसिड व्यापार और खरीद की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। जिम्मेदार और चिंतित न्यायपालिका का मानना है चूंकि सामाजिक परिणामों को स्थापित करने में कानूनी प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एसिड हमलों को एक गंभीर अपराध बनाने के लिए कानून में बदलाव करना आवश्यक है।
इस मामले में न्याय के प्रशासन में पूर्व निर्धारित मुआवजा और नियमित दोनों ही हासिल किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समानता, विशेषता और मानवता की अवधारणाओं को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधों के लिए पूरी समाज समान रूप से दोषी है। साथियों, ये हमने एसिड अटैक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, वो हमने आपको बता दिया है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।